हम क्वालिफिकेशन ऑफ हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट की बात कर रहे थे और उसमें हमने बात की थी सर्टिफिकेशन बॉडीज की। सर्टिफिकेशन बॉडीज के बारे में पता है या ये गवर्नमेंट बॉडीज के बारे में पता है कि क्या होती है वो, कि जिसका मेंबर होना चाहिए वो इसका। अच्छा, ये क्या होती है? ये इनएक्टमेंट से बनती है। इनएक्टमेंट कहते हैं कानून साजी को। मिसाल में तुम्हें बड़ी आसान दूंगा और तुम समझ जाओगे। मिसाल के तौर पर तुम इंडस यूनिवर्सिटी में हो। अब इंडस यूनिवर्सिटी से तुम बीबीए कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो और मेहनत कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, अपना वक्त दे रहे हो, पैसा दे रहे हो और वो कर रहे हो और उसके बाद 3-4 साल बाद आप बीबीए कर लोगे, एमबीए कर लोगे। अब ये जो तुमने इंडस से किया, तो इंडस के पास क्या पावर था? इसका पावर ये था, अगर तुम गूगल पे जाके इंडस यूनिवर्सिटी लिखोगे ना, तो उस पे आएगा चार्टर, चार्टर बाय द सिंध गवर्नमेंट। फिर आप चार्टर पर चले जाओ तो तुम्हें सिंध हुकूमत का सूबाई असेंबली का एक चार्टर मिलेगा। मतलब आपकी जो इंडस यूनिवर्सिटी है या और भी यूनिवर्सिटीज है, बहुत सारी बगैर चार्टर के भी चल रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। अपना एक कानून पास हुआ है, इंडस यूनिवर्सिटी का एक लॉ पास हुआ है असेंबली से, और उस लॉ के तहत चार्टर दिया गया। उसी में जो है चांसलर, वाइस चांसलर, एचओडी, डीन वगैरह सब उसमें लिखा हुआ है। तो वो चार्टर्ड है, आपकी यूनिवर्सिटी चार्टर्ड है। तो ये हो गया, एक सर्टिफाइड बॉडी हो गई आपकी इंडस यूनिवर्सिटी, सर्टिफाइड बॉडी हो गई। अब तुम इसके मेंबर हो तो आपको पूरे पाकिस्तान में कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो आपकी डिग्री जेन्युइन रहेगी क्योंकि आपने एक गवर्नमेंट बॉडी से ली है। ठीक है, तो इसको कहते हैं गवर्नमेंट बॉडी, या जिसको कहते हैं एक अपना इनएक्टमेंट के तहत बनने वाली। तो हाई हाई जो होता है हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट, जो हर कंपनी में एक आपको रखना पड़ता है कि आपका ऑडिट करे कि आपने पैसा कहाँ खर्च किया, आपने पैसा कहाँ से कमाया, आपने पैसा कहाँ पर रखा। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या खर्च किया, कहाँ से मतलब कमाया, और कहाँ पर रखा, ये इंपॉर्टेंट है। तो रिकॉग्नाइज बॉडी हम समझ गए हैं कि ये प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स की रिकॉग्नाइज बॉडी से मतलब क्या था। ये इस्टेब्लिश होती है कि जो इनेक्टमेंट होती है फेडरल गवर्नमेंट की, इनेक्टमेंट होती है, माने कानून साजी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इनेक्टमेंट होती है, यानी कि सूबाई कानून साजी। और उसके तहत एक बॉडी बन जाती है। उस बॉडी से जो सर्टिफाइड होता है, जो उसका मेंबर होता है, तो वो बनने का अहल है। द हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट शैल फंक्शनली रिपोर्ट टू द ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी को ये रिपोर्ट करते हैं। अब ऑडिट कमेटी बनती है, ये कैसे बनती है, किसकी कंपोजिशन क्या है, ये भी मैं आपको भी बताता हूँ। ये एडमिनिस्ट्रेटिवली तो सीईओ के अंडर में होती है, लेकिन ये ज्वाइंटली मतलब चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी को भी वो है, और साथ साथ ये सीईओ को भी जिम्मेदार है। लेकिन इनका असल बॉडी जो है वो ऑडिट कमेटी है। अच्छा, कोई भी डायरेक्टर जो है वो ऑडिट वो नहीं बन सकता, ऑडिटर नहीं बन सकता, इंटरनल ऑडिट का फंक्शन नहीं कर सकता। उसके बारे में कानून में लिखा है कि डायरेक्टर कैन नॉट बी अपॉइंटेड इन एनी कैपेसिटी इन द इंटरनल ऑडिट फंक्शन टू इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ द इंटरनल। क्योंकि वो इंडिपेंडेंस नहीं, क्योंकि ऑडिटर का तो माल है, उसका तो अपना इंटरेस्ट है उसमें कि उसने कहाँ से 2 नंबर किया, कि 1 नंबर किया, कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, या उसने जो पैसों को कहाँ से कमाया, कहाँ पे रखा, किस किस तरीके से किया। तो इस तरह। तो अच्छा, इंटरनल ऑडिट आउटसोर्सिंग भी हो सकती है। आउटसोर्सिंग का मतलब ये है कि आप किसी बाहर की बड़ी कंपनी जो आजकल चल रही है, जैसे सीदात हैदर है, मैकनन है, कैंसीज हैं, और भी बड़ी कंपनियां आपको मालूम होंगी जो इंटरनल ऑडिट की कंपनीज है। ये आउटसोर्स कंपनीज है, जो है बड़ी कंपनीज है, पूरी दुनिया की में चलती हैं, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी। तो आप इसको आउटसोर्स भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बोर्ड की अप्रूवल लेनी होगी, और आप इनकी रिपोर्ट को बाकायदा, और अक्सर लोग इसको आउटसोर्स करते हैं, अपने तौर पे नहीं। उसका फायदा इनको बहुत होता है, क्योंकि इंटरनल ऑडिट जो है वो इनसे अच्छी खासी फीस लेते हैं, और फीस लेने की वजह से बहुत सारी इनकी जो ऐसी चीजें कि जो जो ऑब्जेक्शनेबल हो, उनको वो ठीक कर देते। तो इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज में इंटरनल ऑडिट जो है ये आउटसोर्स किया जाता है। तो ऑडिट कमेटी की कंपोजिशन की बात हो रही थी।
कि ऑडिट कमेटी अच्छा बनती कैसे, अगर आपने अपनी कंपनी की बना ली तो इसका ये कि एटलीस्ट 3 मेंबर्स हो, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, चेयरमैन नॉट टू बी चेयरमैन ऑफ द कंपनी एंड प्रेफरेबली द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक चेयरमैन बनेगा, 3 मेंबर होंगे, उन 3 मेंबर में से एक चेयरमैन बनेगा। अच्छा, उन अब ये जितने भी लोग हैं, 3 मेंबर 4 मेंबर, जो 3 तो कम से कम है ना, इनमें से एक फाइनेंशियली लिटरेट होगा। फाइनेंशियली लिटरेट का मतलब होता है कि अकाउंट्स और फाइनेंस की जो तालीम है, जो डिग्री है, बीकॉम है या एमबीए फाइनेंस वगैरह वगैरह, जो भी फाइनेंस की डिग्रीज हैं या ऑडिट की जो डिग्रीज हैं, वो उसका वो ग्रेजुएट होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए 2017 में ये बिल पास हुआ था, उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी। अब उसमें ये चीजें उन्होंने डाली थी और साथ में ये भी कहा था कि ये हायर एजुकेशन से रिकग्नाइज्ड हो, वो बॉडी जैसे अपनी इंडस्ट्री का रिकग्नाइज है, दूसरी रिकग्नाइज है, तो वो जहाँ से भी ये लॉ या फाइनेंस की तालीम लेंगे वो वहाँ से रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए। ऑडिट कमेटी की जो है मतलब हर साल में कि एक क्वार्टर में, साल के उन्होंने 3 क्वार्टर बनाए हैं, 4-4 मंथ्स के। तो इनमें से तो ऑडिट कमेटी के इन्होंने जो जो क्वार्टर्स हैं, इन क्वार्टर्स में जो है इनकी मीटिंग होगी, हर क्वार्टर में एक मीटिंग होगी। इसके अलावा अगर कोई रिक्वेस्ट करता ऑडिट कमेटी को कि यार ऑडिट में थोड़ा घपला हो गया है, इनके खरीदने में घपला हुआ है, बेचने में घपला हुआ है, या कोई चीज, तो कोई रिक्वेस्ट भी कर सकता है कि जी ऑडिट कमेटी की मीटिंग बुलाएं ताकि हम ऑडिट कर सकें कि ये जो इन लोगों ने काम किए ठीक किए नहीं, एडमिन ने ठीक काम किया है कि नहीं, सप्लाई ने ठीक काम किया है नहीं, सेल्स ने, मार्केटिंग ने, इन लोगों ने सही काम किया है कि नहीं, कहाँ पे इन्होंने घपला किया, कहाँ पे इन्होंने पैसे ज्यादा दिए हैं, कहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने कम रखा है, क्या क्या, और किस एरिया को इन्होंने ज्यादा। तो ये इस किस्म की जो जो चीज है, ये नेचुरली इसमें से आ जाती है। तो वो किसी भी टाइम पे आप उसको ऑडिट कमेटी की मीटिंग को कॉल कर सकते हैं। अच्छा, ऑडिट कमेटी मीटिंग जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को अटेंड करने की वो इजाजत नहीं है, इनको इजाजत नहीं है। और उस वक्त तक कि अगर ऑडिट कमेटी खुद इनको ना बुलाए, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ भी नहीं आ सकता है और सीएफओ भी नहीं आ सकता है, चीफ फाइनेंशियल अफसर जो कंपनी सेक्रेटरी होता है नॉर्मली, इनको इनको नहीं आ सकता अनलेस का ऑडिट कमेटी खुद बुलाए कि आइए तशरीफ लाइए और जरा बताइए अपने बारे में कि क्या है। अच्छा, साल में एक दफा जो ऑडिट कमेटी है, जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं, अगर बाहर से आपने रख लिए थे और उसके बाद आपने फॉर्म किए, या अदरवाइज भी एक्सटर्नल ऑडिट जो है ऑडिटर्स मौजूद हैं, तो उनको भी उनके साथ मिलकर काम कर सकती है या उनसे किसी बारे में राय ले सकती है, ये भी कानून में है। तो इस तरह की जो है चीजें ऑडिट कमेटी करती रहती हैं। अब इसमें है कि थोड़ा सा हम टर्म्स ऑफ रेफरेंस को थोड़ा गो थ्रू कर लें। तो द ऑडिट कमेटी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस वो क्या है, ऑडिट कमिटीज टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है? टू बी डिटरमाइंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बताएंगे कि टीओआर क्या है इसके। टीओआर टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के जिसकी बुनियाद पर ये काम करेंगी। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको डिटरमिन कर सकता है। और जनाब प्रोवाइडिंग एडिकेट रिसोर्सेज टू ऑडिट कमेटी, ये मैंडेटरी है। डिटर्मिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट सेफगार्ड टू द एसेट्स, मतलब ये टीओआर जो है ना, उसका मतलब ये है कि भाई जितने भी आपके पास एसेट्स हैं उनको सेफ गार्ड करना है। मतलब वो सही हाथों में है या सही तरीके से चल रहे हैं। आपका जो मॉनेटरी सिस्टम चल रहा है, जो आपका मालियाती निज़ाम चल रहा है, वो सही चल रहा है, जिसमें बैलेंस है, जिसमें अकाउंटेबिलिटी है, जिसमें ऑडिट हो रहा है, इंटरनल ऑडिट भी हो रहा है, एक्सटर्नल ऑडिट भी हो रहा है, और जो कोऑर्डिनेशन है इंटरनल एक्सटर्नल, वो बेहतर है। स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट की डिटर्मिनेशन एक तरह से हुई है। तो इस तरीके से जो इंटरनल ऑडिट कमेटी है, ऑडिट के सारे मामलात का जायजा लेती है। अब इसमें हम एक और अहम बॉडी होती है, ये
जो कि बिल्कुल अहम नहीं होती। मतलब ये कि हर जगह कानून में तो लिखा हुआ है, लेकिन कोई कंपनी सीरियसली इसको अहमियत नहीं देती। जो हमारा कल्चर है ना यहाँ पे पाकिस्तान में, उसमें आपको नहीं होगी। तो वो कौन सी कंपनी? ह्यूमन रिसोर्स कमेटी। एक ह्यूमन रिसोर्स कमेटी हुकूमत ने कहा हुआ है कि भाई ये बनानी है जरूर। क्यों? क्योंकि जो आपके एम्प्लॉइज हैं, जो आपके लोग हैं, उनके जो जो पैसे हैं, उनकी तनख्वाहें हैं, उनके रिम्यूनरेशंस, उनके पर्क्स, उनके बेनिफिट्स वगैरह जो हैं, वो उसकी डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। वो वो डिटर्मिन होने चाहिए। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, काम करने वाले मैनेजर्स हैं, वगैरह वगैरह, पूरे एक चेन है आपके पास एम्प्लॉयज की। वो 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 एक कमेटी ऐसी होनी चाहिए जो इंसानों की इन सारी परेशानियों को देखे, इन चीजों को देखे। सीईओ जो बिग बॉस है कंपनी का, वो इसका मेंबर होगा, एचआर कमेटी का। सीईओ मस्ट मेंबर होगा। और जो चेयरमैन है वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। एचआर कमेटी की 6 महीने के अंदर एक मीटिंग कम से कम होनी चाहिए, यानी कि साल में 2 दफा। और अगर इससे ज्यादा मिल सकती है, अगर बोर्ड का मेंबर कोई रिक्वेस्ट कर दे, ये कमेटी समझे कि भाई हमें कोई ऐसा मसला दरपेश है कि एम्प्लॉइज का कोई इशू है, तो जिसके लिए वो उसकी बात कर सकती है। The head of human resource or any other person appointed by the board of directors may act as the secretary of the committee. The chief executive officer, if not a member of the committee, head of the human resource, if not the secretary to the committee, or any other advisor or person may attend the meeting only by invitation. At least once in every 6 months of the financial year and may meet more often if requested. ये मैं बता चुका हूँ कि 6 महीने बाद हो, या उस वक्त कि जब उसकी रिक्वेस्ट होती है, कोई इसकी रिक्वेस्ट आपको करता है। ह्यूमन रिसोर्स कमेटी, इसकी टीओआर जो है ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिटरमिन करते हैं। और लीडिंग द प्रोसेस ऑफ बोर्ड अपॉइंटमेंट्स। अच्छा, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग कैंडिडेट्स हु आर क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, इन पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो अब इसमें यह होता है कि आफ्टर इन्वोकिंग नेसेसरी प्रोसीजर फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन टू द बोर्ड प्रायर टू पब्लिशिंग नेम ऑफ nominees for election of directors by the general meeting. ये प्रोसेस ऑफ बोर्ड अपॉइंटमेंट है। सेकेंडली, इसका जो टीओआर है जो बोर्ड बनाता है, उसमें ये भी इंक्लूड है कि रिकमेंड टू द बोर्ड फॉर कंसिडरेशन एंड अप्रूवल ऑफ अ पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना। पॉलिसी फ्रेमवर्क की जो है ना कंसिडरेशन की अप्रूवल देता है। डिटर्मिनेशन रिम्यूनरेशन ऑफ द डायरेक्टर्स की तनख्वाहें वगैरह, ये वही असेंबली वाला है कि जहां मेंबरान असेंबली की तनख्वाहें बढ़ानी है और ये करते, तो नेचुरली ये भी कर सकते हो। undertaking annually formal process of evaluation of performance evaluation, जो आप एचआर में पढ़ चुके हैं, तो ये भी ये डायरेक्टर्स का कर सकती है कि भाई इनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो जाए। रिकमेंडिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पॉलिसीज टू द बोर्ड, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए। रिकमेंडिंग टू द बोर्ड द सिलेक्शन, evaluation, development, compensation, including retirement benefits and succession planning of the chief executive officer. कौन प्लानिंग करनी है, परफॉर्मेंस प्लानिंग करनी है, सक्सेशन की, परफॉर्मेंस की जो है अप्रेजल्स करनी है, ये भी वो पावर्स एचआर कमेटी के पास है। टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में उनको दिए जा सकते हैं। रिकमेंडिंग टू द बोर्ड द सिलेक्शन, इवैल्यूएशन, डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन वगैरह जो है, ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी और हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट, ये तीनों जो अहम लोग हैं, इनकी भी सैलरीज, इनकी भी मुराद का तयन एचआर कमेटी ही करती है। अच्छा, उसके अलावा कंसिडरेशन एंड अप्रूवल on recommendation of chief executive officer on such matters for key management position who report directly to the chief executive officer or chief operating officer. मतलब बहुत अहम, जैसे जनरल मैनेजर था, जैसे मैं एक फर्म में था, तो मेरी डायरेक्ट रिपोर्टिंग मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के साथ थी बिकॉज ऑफ माय पोजीशन। तो सो सम टाइम क्या होता है कि आपकी पोजीशन ऐसी होती है कि जो डायरेक्टली अट्रैक्ट करती है हाईएस्ट जो है पोजीशन होल्डर को, इसलिए ताकि जो उसके नताइज है
कि उसकी कोई संगीनी पैदा हो जाती है उसके किसी अमल से या उसकी किसी पॉलिसी की शिफ्ट करने से, तो वो एटलीस्ट बोर्ड की नॉलेज में रहे और उनकी अप्रूवल के साथ हो। अच्छा, और एंड सम टाइम ऐसा भी होता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज एंड रेम्यूनरेशन कंसल्टेंट अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। उनके क्रेडेंशियल जो है ना उसको उसको डिटरमिन करना कि उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होगी, वो जिसे हम कहते हैं ना अपना क्या क्या कहते हैं, जो जो अपॉइंटमेंट से पहले हम देते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन बेसिकली। सो ये डिटर्मिनेशन भी एचआर कमेटी ही करती है। अच्छा, सेकेंडली अब हम आते हैं कि इस डिसीजन मेकिंग पे, मीटिंग प्रोसीडिंग, ये डिसीजन मेकिंग जितनी भी होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इसका इसका फैसला होगा। कोरम जो है वो लिस्टेड कंपनीज का 1/3 से जो है ना कम नहीं होना चाहिए, और कम से कम 4 डायरेक्टर्स उसमें हाजिर होना चाहिए, मौजूद होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग्स भी मतलब पॉसिबल है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हो सकती है, जूम के थ्रू हो सकती है, और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू हो सकती है, किसी और तरीके से भी हो सकती है, तो इट इज़ पॉसिबल। और जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ पब्लिक कंपनी शैल मीट एटलीस्ट वंस इन ईच क्वार्टर ऑफ द ईयर, और ये भी जो साल के जो 3 क्वार्टर्स हैं उनमें से किसी भी एक क्वार्टर में ये मिल सकते हैं। अच्छा, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, ये हमारा आखिरी पॉइंट है कि इसमें ये है कि पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय डायरेक्टर थ्रू सर्कुलेशन। कोई डिसीजन मेकिंग हो रही है ना, अब फैसले हो रहे हैं, किसको रखना है, किसको नहीं रखना, किसकी तनख्वाह कितनी रखनी है, हमने बिजनेस कहाँ करना है, नए शहर में ब्रांच खोलनी है, कहीं और कोई फैक्ट्री को लगानी है, वगैरह वगैरह, कोई भी डिसीजन आप ले रहे हैं तो इसका रेजोल्यूशन बन रहा है। बोर्ड मीटिंग्स, तो उसमें क्या करेंगे, जो पहले तो मैंने आपको ऊपर चीजें बताई, प्रोसीडिंग किस तरह से होगी। अब इसमें डिसीजन क्या है कि रेजोल्यूशन साइन होगा, एक रेजोल्यूशन बनेगा कि भाई हमने फैसला किया है, साइन बाय द डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बिंग इंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस ऑफ अ मीटिंग। सो वो डायरेक्टर जो मौजूद है वहां पे वो उसको साइन करेंगे और उसे डिसमिनेट कर देंगे, ताकि लोग उसे लोगों तक कन्वे हो जाए। अच्छा, इसका सेकंड पॉइंट ये है कि रेजोल्यूशन शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन ड्यूली पास्ड अनलेस द रेजोल्यूशन हैज बीन सर्कुलेटेड टुगेदर विद द नेसेसरी पेपर्स इफ एनी टू ऑल द डायरेक्टर्स। रेजोल्यूशन के लिए लाजमी है कि जो भी रेजोल्यूशन पास किया जाए उस रेजोल्यूशन में अगर कोई चीज एनेक्सर्स है तो एनेक्सर साथ लगाया जाए, और रेजोल्यूशन के बारे में जो एविडेंसेस हैं अगर किसी चीज की है वो लाजमी मुहैया की जाए। इसी तरह से रेजोल्यूशन की जो है सब्सिक्वेंट मीटिंग में या किसी और मीटिंग में अपने अप्रूवल लेनी है तो आप उसके लेंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू दी इनेक्शन ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग, कि लास्ट मीटिंग जो हुई थी वो उसकी आपको जो है ना वो लगानी है, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स उसके लगाने। और फाइनली ए डायरेक्टर्स एग्रीमेंट टू ए रिटन रेजोल्यूशन पास बाय सर्कुलेशन वंस साइंड मे नॉट बी रिवोक्ड। एक दफा अगर साइन हो गया डायरेक्टर्स का एग्रीमेंट, के मतलब उन्होंने एग्री किया है कि इस पॉलिसी पे यहाँ पे हमने खोलनी है दुकान या मकान या फैक्ट्री लगानी है, या इस मुल्क में हमने अपना सामान बेचना है, इधर नहीं बेचना, या और भी रेजोल्यूशन के कोई भी किस्म का रेजोल्यूशन या शेयर्स के मुतालिक मीटिंग है उसका रेजोल्यूशन है, अगर आपने ये कर लिया तो ये दोबारा रिवोक नहीं हो सकता अगर वो साइन हो गया और सर्कुलर हो गया। साइन और सर्कुलर हो गया, सर्कुलर से मतलब ये कि वो फैल गया, उसे कंसर्न अथॉरिटीज के पास भेज गया, अब वो रिवोक्ड नहीं हो सकता। अब आप एक नई मीटिंग करके दूसरा डिसीजन तो ले सकते हैं, उस डिसीजन को वापस नहीं कर सकते। दूसरे डिसीजन में उस डिसीजन की कमी कोताही ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो डिसीजन हम वापस नहीं ले सकते। तो my dear student, it was lecture 10 of companies law. It has been completed. Now we will learn lecture 11 in our next class. So I'm very grateful for your patience and participation.